नमस्कार, मेरा नाम है रजत वोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। दिन भर जितनी बातें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसका एक क्रक्स कोशिश करता हूं मैं शाम को आपके लिए बना कर लेकर आऊं। यानी कि जो फ्रूट पूरा दिन इकट्ठा होता है उसका एक जूस, मिक्स जूस जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। बट आज मिक्स जूस के अलावा साथ में कुछ और भी बात जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार इस पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही थी, पर उस पर मेन स्ट्रीम में अभी तक बात जो है वो आनी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस पर तेज़ी से बात हो और जो भी सही फैसला है वो सरकार द्वारा लिया जाए। हम बात कर रहे हैं सैंड माइनिंग की, या फिर वो माइनिंग जो कि अलग अलग जो नदियां हैं वहाँ से जो रेत बजरी और जो निकाली जाती है, बिल्डिंग मटेरियल निकाला जाता है, उसके बाद जो आम जनता को मिलता है उसमें रेट्स का काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में इवन की देखा गया है। वो उसके कारण टटोलने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस समय व्यापारी वर्ग, जो बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाला वर्ग है, या फिर ट्रैक्टर ट्राली के मालिक जो हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमने परसों भी देखा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर के तले एक प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया गया था, उसमें थोड़ी खोज खबर हमने ढूंढने की कोशिश की है। क्या क्या कारण है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर में। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 621 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए। इसमें से 260 जम्मू से थे, 361 कश्मीर से। वहीं 2188 लोग रिकवर भी हुए हैं, जो कि आज तक का सबसे बड़ा जंप है रिकवरी रेट का। 1629 जम्मू में है और 559 लोग कश्मीर संभाग से रिकवर हुए हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई है, 893 लोगों की। वहीं मौतों के आंकड़े की बात करें तो 7 जम्मू में, 7 कश्मीर में रहा पिछले 24 घंटे में। कोविड के सैंपल्स अभी तक 17,61,792 ले लिए गए हैं। 81,097 लोग उसमें से पॉजिटिव आए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि 83.4% रिकवरी रेट के साथ 67,684 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा अभी तक का 1282 रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। बैक टू विलेज का एक और चरण चल रहा है, तीसरा भाग चल रहा है। उसी के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग पंचायतों में विजिट की जा रही हैं ऑफिसर्स द्वारा। 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर यानी कि 10 दिन तक के ये कार्यक्रम चलना है, जहां पर अधिकारी गाँव में, पंचायत में जाकर उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में जानते हैं, सजेशन सुनते हैं और ये वादा कर आते हैं कि जब भी अगली बार आएंगे तो वो वादे जो आपसे लेकर जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। कितने हुए कितने नहीं ये आप लोग हमारे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे हो ही गए हों। अब तीसरा चरण शुरू हुआ है, तो इस बार मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, खुद इसमें दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर खुद विजिट कर रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जो वादे आपसे अधिकारी कर रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। आज उसी कड़ी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब पहुंचे थे खुद, जो कि उधमपुर का एक इलाका है। खुद का पतीसा आपने काफ़ी बार सुना होगा, फेमस है प्रेम का। और इसके अलावा खुद में उन्होंने कई सारे लोगों से मुलाकात की, डीसी उधमपुर पीयू सिंगला साहब से मुलाकात की और कई सारी चीज़ों पर उन्होंने बातचीत भी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे लगता है कि अपने ढंग का एक अनूठा प्रयास जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है और आज यहाँ देखा आपने 2 पंचायतों के लोग थे। बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में जो परियोजनाएं चिन्हित हुई थी उनमें से अधिकांश पूरी हो गई हैं। बैक टू विलेज 3 में भी कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए नहीं है। 10 लाख रुपए की राशि यूटी प्रशासन ने भी हर पंचायत को अलग से दिया है। मनरेगा और फाइनेंस कमीशन के पैसे अनवरत आने वाले हैं और मुझे लगता है कि पंचायतों की भागीदारी, वहाँ के लोगों की भागीदारी से ही काम तय हों। प्रशासन केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे। एक नए प्रकार का अभियान हम सबने चलाया है। ब्लॉक दिवस जन अभियान के अंतर्गत हमने कोशिश की है कि सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो हक उन्हें मिलना चाहिए, वो हक मिले। और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे अभियान में जो हमने लक्ष्य रखा है 90% हम प्राप्त कर चुके हैं। जो बचा है वो भी हम प्राप्त करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरह का एक अनूठा बैक टू विलेज प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, एक बड़ा प्रयास है ताकि आम जनता को गवर्नेंस के साथ जोड़ा जाए। आम जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उन लोगों के साथ जो इसका लोगों के लिए, पंचायतों के लिए, आम जनता के लिए डिसीजंस लेते हैं और अपने सजेशंस लोग अगर सामने रखेंगे और जो भी सुझाव या जो भी डेवलपमेंट के कार्य वो वहाँ पर रेखांकित करवाएंगे, उम्मीद करते हैं कि उससे पूरा
किया जाए। इसके अलावा कई सारी और चीज़ों पर लगातार काम चल रहा है। एमजे नरेगा हो, फाइनेंस स्कीम हो, फाइनेंस कमीशन हो, पंचायत को जितना पैसा मिलना है वो वाली बात हो, तो एलजी साहब ने कहा कि साफ तौर पर 50 लाख से ज़्यादा एक पंचायत को मिल रहा है, जो कि उनकी डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और पैसा इनके लिए सेंक्शन होगा और ग्रॉस लेवल डेमोक्रेसी या फिर ग्रास लेवल डेमोक्रेसी अगर कहें तो उसे ज़्यादा सशक्त करने की, उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजीपी दिलबाग सिंह आज एक पुलिस का वाटर स्पोर्ट्स मेला उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था डल लेक पर, वहां पहुंचे थे। 3 दिन का ये कार्यक्रम चलना है। एडीजीपी आर्म्स की और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 200 से ज़्यादा जो वाटर स्पोर्ट जो लोग करते हैं उन्हें वो भागीदारी ले रहे हैं। और इससे दिलबाग सिंह साहब को उम्मीद है कि जो स्पोर्ट्स कल्चर हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है वो एक बड़ा प्रयास है, ताकि जो जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो सही रास्ते पर जाए और कश्मीर का युवा कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में रहकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना हाथ बटा सके। वहीं एक खबर आज आई जो कश्मीर से आई, शोपियान ज़िले से, जहां एक गन फाइट चल रही थी बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स। उसमें 3 आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं और एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, बताया जा रहा है कि वो आतंकी हिजबुल मुजाहिदी माफ़ कीजिएगा जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उससे हैं, जो कि काफ़ी देर से एक्टिव है। और बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा की ही एक आउटफिट है वहीं से निकली है और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। वहीं चौथी खबर भी मिलिटेंसी से जुड़ी है। हालांकि एक जवान जो है उसमें ज़रूर शहीद हुआ है। कल देर रात एक खबर आई जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो एक किसी फंक्शन पर जा रहे थे। वो उनकी पत्नी जिस समय वो घर से निकलते हुए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया। हालांकि उनके पीएसओ जो थे अल्ताफ़ हुसैन, वो उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की जान बचाई। हालांकि उनकी इस वाक़े पर शहादत हो गई, पर आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। उन्होंने ताबड़तोड़ कोशिश की कि जो आतंकवादी हैं वो वहां से भाग खड़े हों या फिर उन्हें मार गिराया जाए, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने गोलियां चलाई। अपने ज़ख्मी हालात में उन्होंने लगातार फायरिंग की, जिसमें एक टॉप जो आतंकी है लश्कर तैयबा का वो मार गिराया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। É mexeu como tu ainda tem, mas tem que olhar para ele. Tá bom, कल शाम को हमारे एक प्रोटेक्टेड पर्सन हैं गुलाम हसन राठौर, नोनर के रहने वाले हैं, और उनके साथ 2 लोग हमारे पीएसओ ड्यूटी अल्ताफ़ हुसैन साहब और कांस्टेबल जहांगीर 2 तैनात थे। ये घर से निकल रहे थे दूसरी लोकेशन के लिए जब इनके ऊपर फायर किया गया, और उस फायर का जवाब हमारे बहादुर जवान साथी अल्ताफ़ हुसैन ने दिया, जिसमें ये खुद जख्मी हो गए। मगर उस फायर के दौरान इन्होंने मिलिटेंट को मार दिया। डेथ फ्लाइंग सेरेमनी में डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा आतंकी उसे मार गिराया गया है। हालांकि शहीद अल्ताफ़ हुसैन को, जज्बे को उन्होंने सलाम किया। हम पूरा देश, हमारा जम्मू कश्मीर सलाम करता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए हुए सबकी जो बाकी जो बीजेपी नेता था या उसकी बीवी थी उसकी जान बचाई है और एक बड़ा कामयाबी उन्होंने पाई है। हालांकि उनके परिवार वालों के साथ पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन जो विभाग है वो भी खड़ा है और जम्मू कश्मीर के पूरे लोग भी खड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने शहादत दी है, उनकी शहादत व्यर्थ ना जाए। और जो आतंकी उन्होंने मार गिराया है उस पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि रियाज नाइकू जो कि एक टॉप आतंकी था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसका ये करीबी बताया जा रहा है और एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को
मिली है। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। ये यूँ कह सकते हैं कि नॉट इन द हेडलाइंस भी यही है, क्योंकि कई दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, इस पर खबर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके तथ्य जान लिए जाएं, और कुछ तथ्य मेरे तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि आप तक साझा ज़रूर किए जाएं। 5 अगस्त सन 2019, बार बार इस डेट का रेफरेंस दिया जाता है, आगे बहुत बार दिया जाएगा। इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर का जो भी व्यक्ति है जो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा एग्ज़ाम भी देना चाहता है, तो 5 अगस्त 2019 का रेफरेंस कई बार कई पहलुओं की वजह से दिया जाएगा। एग्जाम्स में भी आ सकता है, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, एसएससी के, एसएसबी के। जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। 5 अगस्त सन 2019 को एक फैसला लिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था वो हट गया। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 से इसे एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया। एक सेक्शन आर्टिकल 370 की एक सेक्शन रह गई, बाकी सब हटा दिया गया। कई लोग क्योंकि बाद में कहते हैं कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से हटी नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 370 का एक ही खंड रहा है, बाकी हटा दिए गए हैं। वो फैसले हुए, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर सन 2019 को ही, यानी कि अगस्त के कुछ ही महीनों बाद बनना था यूनियन टेरिटरी, और वो बना। उसके बाद दिसंबर 2019 में करीबन टेंडर्स निकले, 400 माइनर मिल ब्लॉक्स के टेंडर्स निकले, जिसमें कि लैंड माइनिंग, यानी कि जो तवी या फिर आसपास की नदियां हैं वहाँ से सैंड और ब्रिज जो निकाली माफ़ कीजिएगा, सैंड और जो बजरी है जो निकाली जाती है, उससे माइनिंग करने के लिए टेंडर्स फ्लोट किए गए। उस समय इंटरनेट जम्मू कश्मीर में बंद था। ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग स्टार लगा देते हैं। मैं अपनी भाषा में स्टार नहीं लगा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि दिसंबर 2019 में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जब ये टेंडर फ्लोट किए गए, तो उसमें ज़्यादातर जो टेंडर्स जीता वो था जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से। जम्मू एंड कश्मीर से कम लोग थे, जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से जो ठेकेदार थे, जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी, इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने ये टेंडर भरा था और उन्हें वो टेंडर मिल भी गया। करीबन 300 करोड़ रुपए तक का जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को फ़ायदा हुआ। उसमें जो कॉस्ट कम थी उसमें बड़ी कॉस्ट जो है बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहर के जो फर्म्स थी वो दे पाए। जम्मू एंड कश्मीर के जो ठेकेदार थे, जो यहाँ की फर्म्स थी, उनको उन्होंने बताया कि या तो वो महंगे थे टेंडर्स, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने अमाउंट ज़्यादा अच्छे से वो दे पाए, इसलिए जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने उन्हें दिया। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण जो आसपास की जनता, जम्मू एंड कश्मीर की फर्म्स और इंडिविजुअल्स बार बार कहती हैं, जो कि एसोसिएशंस अलग अलग कहती हैं, उनका कहना है कि क्योंकि उस समय इंटरनेट जम्मू एंड कश्मीर में बंद था, इसकी वजह से ऑक्शन में टेंडर भरने में वो भागीदारी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये नुकसान इनको हुआ। हालांकि एसोसिएशंस लगातार ये कहती रही कि हमारा इसमें फ़ायदा कम है, आम जनता को इससे एक्सप्लॉयटेशन बाद में होगी क्योंकि इसके रेट्स बढ़ सकते हैं। वही हुआ। आज की डेट में 100 फुट ट्राली जो पहले 100 फुट ट्राली जो रेत भरकर लाती थी, पहले वो करीबन 800 से 1000 रुपये 1200 के आसपास मिल जाती थी। अब वही करीबन कुछ ही महीनों बाद आज 3 से 4000 रुपया उसका रेट चला गया है। आप खुद सोच सकते हैं, 200 से 300% तक का हाइक। अब ये हुआ कैसे, इसके कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ जो फर्म्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टेंडर ले लिए हैं, यानी कि जो बाहर की कंपनीज भी हैं, फर्म्स हैं, उन्होंने टेंडर ले लिए हैं। एक तो सबसे पहले इतना महंगा टेंडर लिया है कि वो जो रॉयल्टी उन्हें देनी है, जो पैसे उन्होंने देने हैं, जो उन्हें मिलने हैं, वो उनसे वसूल करेंगे जो ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पर भरने आएगा, इसीलिए कॉस्ट जो है वो महंगी होगी। पहला कारण। दूसरा कारण ये कि सन 2016 के जो कानून थे, इन्वायरमेंटल लॉज थे, वो जम्मू एंड कश्मीर में अब इंप्लीमेंट हो चुके हैं यूटी बनने के बाद। वो जो कानून इंप्लीमेंट हुए हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ठेकेदारों को, जो भी वहाँ पर जो फर्म्स हैं जो वहाँ पर माइनिंग करना चाहती हैं उन्हें। कई सारे लोगों को वो मिली नहीं है। मसलन के तौर पर जम्मू के तवी नदी पर जो लोग माइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए अभी तक नहीं मिली है। इन्वायरमेंट क्लीयरेंस के लिए अभी भी काम चल रहा है, उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द मिल जाएगा। बट जब तक वो नहीं मिलेगा, उसकी वजह से या तो जो रेत जो एक्सट्रैक्ट की जानी है, माइनिंग होनी है, वो या तो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आई थी या फिर इलीगल होगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इलीगल भी हो रही है अभी भी। कई सारे प्रमाण हमें पहले भी मिल चुके हैं, फोटोग्राफ्स ना सिर्फ जम्मू से बट अलग अलग इलाकों से हमें मिले हैं, मजालता के कई सारे निचले इलाकों से मिले हैं जहाँ पर माइनिंग हो रही है। अब हो कैसे रही है? कई लोगों ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले ली, वो तो सही है, बट दूसरे जिन्होंने नहीं ली वो कैसे कर पा रहे हैं? वो अगर कर नहीं रहे तो कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर के लोकल ठेकेदार कुछ कर रहे हैं। अगर वो ठेकेदार कर रहे हैं तो जब
वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ से बाहर निकलती है, उसे रास्ते में जब कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर भी एलिजिडली कथित तौर पर कहा जा रहा है कि करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ पर देर रात को कई सारे ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रिपर जो निकलते हैं उनसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं कथित तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा। कई सारे लोगों का ये भी कहना था, जिस तरह से परसों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो नेता हैं मनजीत सिंह, उन्होंने कहा कि कुछ महीने उन्होंने लगवाए हुए हैं ताकि जो व्यक्ति अगर वहाँ से इलीगली माइनिंग करना चाहता है, रेत और बजरी निकालना चाहता है, वो वहाँ पर पैसे जमा कराए, ठेके वो जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर पैसे जमा कराए, महीने के अलग से चार्जेस दे और उसके बाद वो वहाँ से लेके जा सकता है। हम अभी भी जो हम खुद भी विजिट करते हैं अलग अलग नाकों पर, कई सारी ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं जो वहाँ पर महीने 2-2 महीने 3-3 महीने से खड़ी हैं क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे पाए। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीब किसी मुश्किल तरीके से उन्होंने 1 या 2 ट्रॉलियाँ डाली, एक ट्रैक्टर ले लिया, एक ट्रॉली डाल ली, बट अभी क्योंकि उनको किस्त भी निकालनी है, माइनिंग के पैसे भी देने हैं, रॉयल्टी भी देनी है, इसके अलावा जो लेबर का खर्चा है वो भी देना है, उसके बाद अगर करप्शन के तौर पर भी वो देंगे तो उनका गुजारा नहीं चलेगा। इसकी वजह से उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ छुड़वाई ही नहीं है, यानी कि इलीगली काम भी किया जा रहा है। बट जो ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अल्टीमेटली इलीगल करने से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रुका है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें यहाँ पर देखना होगा। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से लगातार जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। अब अगर जम्मू में माइनिंग बंद है तो वो माल आ कहाँ से रखा है, रेता कहाँ से आ रही है, बजरी कहाँ से आ रही है, बाकी बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट के किसी बाहर एरिया से जम्मू में एंटर करता है तो उसके लिए भी अलग चार्जेस कुछ सेट किए होंगे। क्या वो करप्शन के जरिए हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। हम बात करें कुछ रिपोर्ट्स की, तो हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें पाया कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं विकास शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमने टेंडर्स फ्लोट किए थे तो हमारा एकलौता मकसद होता है रेवेन्यू जनरेट करना। 300 करोड़ रुपए के रेवेन्यू हमने जनरेट किए थे। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इतना पैसा जो ठेकेदार थे वो नहीं दे पाए, बाहर के लोगों ने दिया, इसलिए उन्होंने अर्जित कर लिया। अब जो व्यक्ति बाहर से, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर लूँ जो मैं बात बता रहा था कि अगर यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ना सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहा है बट गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन के तौर पर रिंग रोड का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मसलन के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, मसलन के तौर पर कई सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जो लगातार कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चाहे वो अखनूर के जो ब्रिजेस बन रहे हों, चाहे बाकी सब कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हों, एम्स का काम भी चल रहा है, कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। तो उस मामले में जब रेत बजरी आ रही है तो क्या वो लीगल तरीके से आ रही है या इलीगल तरीके से आ रही है, ये किसने पूछा। अगर लीगल तरीके से आ रही है तो क्या उनको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस मिल चुकी है या नहीं मिली है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैट्स पहुंचे हैं उसके मुताबिक नहीं मिली है, जो तथ्य पहुंचे, फैक्ट्स पहुंचे उसके मुताबिक नहीं मिली है। कहीं अगर वो बाहर से ला रहा है तो वो क्या एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहा है, क्या वो करप्शन करके ला रहा है, क्या गवर्नमेंट के भी जो अधिकारी हैं या फिर जो गवर्नमेंट में काम करवाने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो भी किसी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो लगातार चल रही है, वो नहीं रुकी। अब तीसरी बात, अगर गवर्नमेंट अपने कामकाज करा रही है, एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि 300 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया है टेंडर्स के जरिए, अगर वही चीज़ इतने महंगे रेट पर अगर इन्हें जो सामान है वो खरीदना पड़े, चाहे वो बिल्डिंग मटीरियल जो है अगर वो खरीदना पड़े, तो 300 करोड़ रुपया तो थोड़ी देर में ही पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर 1000 रुपये की ट्राली आती थी वो 3000-4000 रुपये की बिक रही है, तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट भी उसी रेट में खरीद रही है, या तो गवर्नमेंट सस्ते में खरीद रही हो तो कोई पता नहीं, अगर वो सस्ते में खरीद रही है या महंगे में खरीद रही है तो वो पैसा महंगे अगर खरीद रही है तो वहीं से पूरा हो जाता होगा। 300 करोड़ रुपया तो बैलेंस हो रहा है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट एक तरफ से अगर पैसा इकट्ठा करता है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के लिए, तो दूसरी तरफ से बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो महंगी चीज़ें खरीद कर वापस भी दे रहे हैं। तो किस तरह से इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट के लिए हो गया ये प्राइवेट एक व्यक्ति जो मुश्किल से लोन लेकर 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया वो 2 कमरे बनाने की कोशिश करता है, वही चीज़ जो उसे आज के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले 1000 रुपये की रेत मिलती थी, अब वो 3000 रुपये की लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर लाख रुपया पहले उसका खर्चा आता था रेत बजरी पे, अब उसका वही खर्चा अगर 3 लाख रुपया हो गया है, तो वो जो मकान उसने 2 कमरे बनाने थे वो 1 पर आ गया। या तो वो बनाएगा नहीं, या तो वो सोचेगा कि मैं कुछ और तरीके करूँ। अगर कुछ और तरीके करता है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है करप्शन।
3,000 रुपये से ज़्यादा ट्राली खरीदने का किसका यहाँ पर इतना जो इतना बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं एक आम व्यक्ति के, कि वो किस तरह से खरीदेगा, इस पर सरकार को ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। अब उसी बात पर वापस आता हूँ जो टेंडर्स की बात हुई थी। विकास शर्मा जो डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए के टेंडर्स आए, बाहर के लोगों ने ले लिए, जम्मू के लोग कम लिए। ऊपर से जो बहाने जम्मू कश्मीर के लोग लगा रहे हैं कि यहाँ पर नेट बंद था इसलिए नहीं ले पाए, ये सिर्फ बहाने हैं। सबको पता था इन्होंने टेंडर्स भरे नहीं या फिर पेमेंट नहीं दे पाए, तो इसीलिए टेंडर्स बाहर के लोग ले गए। अब अगर बाहर के लोग ले गए हैं तो क्या उनसे पहले ये डिसाइड हुआ कि मैक्सिमम जो रेट है प्राइस MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो क्या होगा? एक व्यक्ति, एक कस्टमर, एक जो मकान बनाने वाला व्यक्ति है, उससे वो रेत, वो बजरी कितने की पड़ेगी? क्या इसके रेट डिसाइड हुए थे? अगर इसके रेट डिसाइड हुए थे तो क्या उससे ज़्यादा में बिक रहा है? अगर कम में, अगर ज़्यादा में बिक रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली है। अगर रेट डिसाइड नहीं हुए थे तो ये किस तरह का ओपन क्वेश्चनिंग किस तरह की छोड़ी जा रही है, किस तरह से ओपन सारी चीज़ें की जा रही हैं कि आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे, जो टेंडर्स हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेकर टेंडर्स बड़े बड़े दे दीजिए, बड़ी अमाउंट में टेंडर्स बेच दीजिए, उसके बाद रॉयल्टी लेने के लिए उनको मुश्किल होगी। जो छोटा ट्रैक्टर ट्राली वाला है उनसे वो खींचेंगे और अल्टीमेटली बर्डन पड़ेगा कस्टमर पर। फॉर एग्जांपल, अगर एक किसान या फिर एक जो होलसेलर है, एक आड़ती है, अगर वो 30 रुपये की चीज़ खरीदता है, अगर वो आज 40 रुपये की खरीदना शुरू हो जाएगा तो वो आज वो चीज़ जो 30 रुपये की 35 की बेचता था, आज वो 40 की 45 की बेचेगा। 5 रुपये उसे मुनाफा हो रहा है, बट कस्टमर को नुकसान हो रहा है 15 रुपये का। आप ये समझिए, अगर 1,000 की चीज़ पहले कस्टमर खरीदता था, आज वो 4,000 की खरीदता है, तो उसका मतलब ये है कि एक तो जो कस्टमर है उससे तो नुकसान हुआ ही हुआ, डीलर को किस तरह से नुकसान हुआ, क्योंकि उसका माल अब बिक कम रहा है। तीसरी चीज़, करप्शन को वो किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार अगर उनकी माने कथित तौर पर पुलिस के कई सारे अधिकारी और कई सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो मिले हुए हैं ताकि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए। किस तरह से, ना सिर्फ जम्मू में, पर इसको जम्मू कश्मीर करके मत बांट दीजिएगा, जो हर बार हम लोग कर लेते हैं। जो जम्मू को कंफर्टेबल लगता है वो जम्मू ले लेता है, अपने हिसाब से बात है। जो कश्मीर को लगता है वो कश्मीर कंफर्टेबली अपने बातें ले लेता है। ऐसा मत कीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलकर ये सोचना होगा, बैठकर ये बात करनी होगी कि हमें एटलीस्ट एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि हमें मैक्सिमम कितना रेट एक रेत खरीदने के लिए, एक बजरी खरीदने के लिए देना है, और क्या इससे सस्ती अगर हमें मिल पाती है कहीं और तो कुछ और ऑप्शन खंगाले जाएंगे। और क्या एनवायरनमेंट की क्लियरेंस क्यों नहीं दी जा रही उन लोगों को जो काफ़ी समय से टेंडर लेकर बैठे हुए हैं, ताकि कुछ तो लीगल चीज़ चले। उम्मीद है कि जो बातें मैंने कही, अगर कंफ्यूज ना की हों तो सारी बातें आपको समझ आ गई हों, और इस पर ज़रूर आम जनता को सवाल पूछने चाहिए कि कई सारे लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ पुराने एक्टिविस्ट हैं या पुराने जो राइटर्स हैं, कई सारे जो जम्मू एंड कश्मीर के अफेयर्स में बातचीत करते हैं, उन्होंने कहा कि यूटी बनने के बाद कई सारे बदलाव आए थे, ये बदलाव ऐसा है जिसका फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर को नहीं हुआ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त आज के इवनिंग एडिशन शो से। ऐसी और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए, इवनिंग एडिशन के शो के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।